10th क्लास की अंग्रेजी पे अपनी ये क्लास होगी। क्या पढ़ें, कितना आएगा इसमें से। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्यूआर कोड से आपने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं भी की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूआर कोड से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसमें से क्या पढ़ें, कितना आएगा, वो सब आपके डाउट और फैक्ट हैं, वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी पहला ही पेपर होगा। प्रश्न पत्र योजना को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ब्लूप्रिंट को समझेंगे। कितने पूर्णांक का पेपर होगा? 80 का पूर्णांक होगा। फिर विद्यार्थियों, क्लास 10 की अपनी अंग्रेजी है। 3.25 घंटे में आपको एग्जाम में पेपर करना है। अब तक आपने अंग्रेजी पढ़ी तो बहुत अच्छी बात, आप 90 प्लस जाने वाले हैं। आप नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो, क्योंकि अंग्रेजी विषय ही ऐसा है जो कि डराता है, लेकिन मार्क्स बहुत आते हैं इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बहुत मार्क्स ही लेंगे, डरेंगे नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्देश्य होते क्या है। उद्देश्य होते 5: ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और विश्लेषण। इन उद्देश्यों के अंक भार के आधार पर आपका पेपर तैयार किया जाता है। 100% आपके जो सिलेबस है उसको कवर करता है। अब ये उद्देश्य होते क्या है? ज्ञान का जो उद्देश्य है, जिसके अंक भार सबसे ज्यादा है, 30 है। इसका मतलब है कि हमने जो भी फैक्ट हैं, विशेष परिभाषाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सब का कितना अध्ययन किया है, उनको कितना हम समझ पाए हैं। अवबोध यानी उनका हम समझने में, यानी उन कॉन्सेप्ट को कितना क्लियर कर पाए। तो डाउट और फैक्ट किसी प्रकार का आपको नहीं रखना। ज्ञान उपयोग यानी उनका हम उपयोग कितना कर पाते हैं। कौशल यानी उनका व्यवहारिक रूप से हम, जैसे मानचित्र वगैरह होता है, या आपको एक सीन दिखाया जाएगा, उसके आधार पे आपको एक पैराग्राफ लिखाया जाएगा, तो उस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। विश्लेषण यानी शॉर्ट में दे देंगे, फिर उसका आप कितना विश्लेषण कर पाते हो। इस प्रकार के ये उद्देश्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पेपर में 6 प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न, शुरू के जो 18 प्रश्न होंगे उनमें ऑप्शन होगा, एबेसेड है। ये 1 मार्क्स का होगा। ये 18 नंबर लेने बहुत आसान है। रिक्त स्थान होंगे, 6 प्रश्न होंगे, 1 मार्क्स का होगा हर प्रश्न। ये 6 नंबर लेने भी बहुत आसान है। अति लघुत्रात्मक 14 प्रश्न होंगे, जिनमें बहुत छोटा सा उत्तर लिखना है। आपको उत्तर सिर्फ लिखना ही तो है, पेपर में से देख के लिखना है, कहीं आपको बताना नहीं है अंग्रेजी पढ़नी आती है कि नहीं पढ़नी आती, उसका भी आपको डर नहीं है। तो ये 14 नंबर हम आसानी से ले सकते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 9, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 18 नंबर यहाँ से आराम से आ सकते हैं। इसमें भी छोटे उत्तर ही लिखने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 4, और ये 3 नंबर का होगा हर प्रश्न। ये 12 मार्क्स का होगा। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। 12 नंबर यहाँ से होंगे। 80 नंबर का पेपर होगा। 54 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की जो संख्या है वो 54 प्रश्न होंगे। प्रश्न डराएंगे लेकिन नंबर बहुत देंगे। अब देखो कहाँ से क्या आने वाला है। अपना सेक्शन ए होगा पेपर का, वो रीडिंग वाला होगा। अनसीन पैसेज होगा। अनसीन का मतलब होता है जो पेपर हमारा, जो पैराग्राफ है वो हमारी नोटबुक से नहीं है, बाहर से है, लेकिन उसको कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अनसीन पैसेज के ये जो प्रश्न है 8 नंबर हैं, ये लाने बहुत आसान है, बहुत ही सरल होते हैं। इनको हल करना सीखेंगे अभी हम। देखो, अनसीन पैसेज सेकंड होगा, ये भी 8 नंबर का होगा। सेक्शन बी होगा, ईमेल या लेटर, फॉर्मेट वाले हैं। इसमें से फॉर्मेट बना के सीख लें। ये सीखना ही पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा भी आप सीख लोगे ना हेडिंग, तो ही आप इसमें से 4 में से 3 नंबर आसानी से ला सकते हो। एक आएगी आपकी स्टोरी, और स्टोरी 4 नंबर की होगी, ये भी फॉर्मेट वाली ही होती है। शॉर्ट जो राइटिंग टास्क, बेस्ट वर्बल विजुअल ऐड होती है, एक ऐड दिखाएंगे आपको, उसके आधार पे आपको लिखना होगा। ये 4 नंबर का होगा। जो पैराग्राफ लिखते हैं ना, सीन दिखाया जाएगा, कहने का मतलब उसके आधार पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, और सेक्शन सी में टेंस के होंगे। 4 ही नंबर हैं टेंस के। टेंस आपको ध्यान है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस जो टेंस होते हैं उनके 4 4 प्रकार होते हैं।
तो इस प्रकार से 12 टेंस टोटल मान्य, पर 3 टेंस को 4-4 भागों में बांटा हुआ होता है। सब्जेक्ट वर्ब है कनकर्ड, वो 2 नंबर की होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 नंबर का होगा। एक्टिव पैसिव 1 नंबर का होगा। रिपोर्टिंग स्पीच 1 नंबर का होगा। सेक्शन डी है जो कि टेक्स्ट बुक से होगा, फ्लाइट वाली, फर्स्ट फ्लाइट है ना अपनी बुक, वह 6 नंबर की, जो एक्सट्रैक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर टेक्सुअल क्वेश्चन होंगे, 9 नंबर के होंगे। ड्रामा से आएगा, एक ड्रामा दे देंगे आपको, 3 नंबर का आएगा, उसमें से प्रश्न पूछ लेंगे। तो इतने कोई ड्रामा आपकी बुक में है भी नहीं कि आपको याद ही नहीं हो। प्यूट्री आएगी 5 नंबर की, इसके आधार पे पूछ लेंगे। फिर प्यूट्री बेस्ट टेक्सुअल क्वेश्चन होंगे, एक कविता दे देंगे, उसमें से प्रश्न पूछेंगे, ये भी बहुत सरल है। फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट, ये 12 नंबर की होगी पूरी बुक। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न हैं वो आएंगे पेपर में। और ब्लू प्रिंट के आधार पे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल करते हुए ये विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार बेहतरीन कंटेंट है। इसको आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये देख लें और अपनी पीडीएफ ले लें और इसको समझ लें, उसके साथ साथ आप पढ़ें और अपने तैयारी को मजबूत करें। सीन अनसीन पैसेज है सेक्शन ए में, रीडिंग वाला। अनसीन पैसेज हल कैसे करते हैं, देखो अनसीन पैसेज में अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो नॉलेज बेस होते हैं। उनको देख के और शूट यानी देखो और चिन्हित करो, पढ़ते जाओ और उनको चिन्हित करते जाओ। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय मतलब ABCD में बटे हुए होंगे। ऑप्शन आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, किसी को पैराग्राफ पढ़ के नहीं सुनाना, आपको ही सिलेक्ट करना है। तो बहुत सरल है। अंग्रेजी बोलनी तो नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न है, नॉलेज बेस्ड प्रश्न है, आराम से कर सकते हो। पैसेज से सही उत्तर देने में निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। देखो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखेंगे, पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, समझ लिया, देख लिया, यानी उसको देख लिया, शूट चिन्हित कर लिया, शूट मतलब चिन्हित कर लिया। फिर प्रश्न देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आप पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न में दिए गए जो की वर्ड हैं उनके आसपास उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे और उत्तर को अंडरलाइन कर लेंगे, छोटी सी अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि बड़ी अंडरलाइन पेपर में अलाउ नहीं होती। जिस टेंस से प्रश्न पूछे गए उसी टेंस में उत्तर देना है। अगर प्रेजेंट में पूछा गया तो प्रेजेंट टेंस में दे, पास्ट टेंस का उत्तर पूछा गया तो पास्ट टेंस में दे। तो टेंस का ध्यान रखें, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही उत्तर दें। और नाउन है तो नाउन में दे। और अब एक प्रश्न पूछेंगे आपको सिमिलर या अपोजिट, तो ये भी ट्रिक से ढूंढ लेते हैं। सिमिलर और अपोजिट को कैसे ढूंढे, पैराग्राफ में ही है, कहीं दूर से नहीं लाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग लगाना पैराग्राफ में। तो नाउन है तो नाउन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। नाउन अंग्रेजी में कहते हैं संज्ञा को, ध्यान है ना आपको, व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यानी विशेषण है तो विशेषण, वर्ब यानी क्रिया है तो क्रिया। इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ढूंढना है, आराम से ढूंढ सकते हो। फिर जो सिमिलर वर्ड हैं जैसे या अपोजिट वर्ड हैं उनको सेम कैटेगरी का ही होगा। यदि वह नाउन है तो आपको नाउन में ही ढूंढना है। इन वर्ड का भी आप उत्तर है जो समझ है वो देख ले। वेहन का मतलब होता है कब, जो कि समय के बारे में पूछते हैं। वेहन कहाँ लगा होता है, जहाँ समय के बारे में पूछा जा रहा है। वेहर कहाँ होता है, जहाँ कहाँ यानी स्थान के बारे में पूछा जा रहा। हु यानी कौन, व्यक्ति के बारे में। हु हुम इन सब का प्रयोग भी तो आएगा ना अपने। हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई व्यक्ति के बारे में बात की जा रही, कौन। हुम तब लगाते हैं जब व्यक्ति का कर्म के बारे में यानी किसने किया, किसको संबंध बता रहे हो ना तब। वाट क्या है, और कौन सा है, कौन सी है, वस्तु या विचार के बारे में पूछा जाता है। वाई का मतलब होता है क्यों, कारण जानने के लिए, क्यों किया ये काम, क्यों किया। हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई व्यक्ति से संबंध बताया जाता है, किसका है ये पेन, किसका है ये किताब, किसकी है ये किताब, उसकी है जो मेरा दोस्त है। तो हुज यानी संबंध। विच कौन सी वस्तु के लिए होता है विच का प्रयोग। हाउ कैसे यानी तरीका या उपाय, यानी आपने ये काम कैसे किया, तब हाउ लगता है। हाउ मैनी कितना यानी संख्या के लिए। हाउ मच यानी मात्रा, कितने किलो है।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है आपको। इस प्रकार से आप आराम से अनसीन पैसेज है 8 मार्क्स का आपको तरीका बता दिया अनसीन पैसेज में उत्तर कैसे ढूंढने हैं, और 8 नंबर आराम से लेकर आ जाओगे। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे। अब गुरु जी को लग रहा है कि आप मेहनती हो, अनुशासित हो, तो ये 20 मार्क्स आपके वहां से चले जाएंगे। पैसेज नंबर 1 को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कुछ भी नहीं आ रहा आपको तो भी देखो, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 पढ़ के छोटा 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 टुकड़ों में बांटते हुए अंडरलाइन कर लें छोटी सी, जैसे साइंस है, स्पेशली है, और मेडिसिन है, आर्ट है, तो इससे संबंधित जैसे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव ही है, वेयर वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला, कहाँ पे है, पेशावर में है, जो कि शुरू में ही दे रखा है। पहले प्रश्न के चांस होते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर होता है, पूरा लगभग चांस होता है कि पहले ही लाइन में मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। इस पीडीएफ की खूबसूरती यह है कि साथ साथ आपके आंसर भी दे रखे हैं, तो इनको हल करके आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। पहले खुद से हल करें कि परीक्षा में ये हूबहू यहीं से पेपर पूछे जाएंगे। पेपर पूरा का पूरा आपको इसी में से पूछा जाएगा, बस आपको अपने नॉलेज को किस प्रकार से यूज करना है वो आपका काम है प्यारे विद्यार्थियों। तो पैसेज को हल कर लें आराम से। पैसेज हल जब हम पेपर में 2 पैसेज हल कर लेंगे तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने होगा, वो होगा लेटर या ईमेल में से एक। आपने लेटर या ईमेल सीख लिया होगा, नहीं भी सीखा तो कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो ध्यान रखकर, उन बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया, फॉर्मेट में उन बातों को रख दी, तो 4 नंबर में से 3 नंबर आपके कोई नहीं काटेगा। साफ सुथरी राइटिंग में, क्लीन राइटिंग में जब आप आंसर देंगे तो आराम से आप कर लेंगे। अब देखो, एड्रेस किस साइड लिखा जाता है? हमेशा बाईं साइड। आप लेटर कहाँ से लिख रहे हो, एड्रेस लिख दे। किस तारीख को लिख रहे हो, जिस दिन अपना पेपर होगा। जैसे एग्जामिनेशन हॉल XYZ और अपनी जो डेट है, जिस डेट को अपनी एग्जाम है, तो अपन इस प्रकार से लिख लेंगे। किस साइड लिखेंगे? बाईं साइड। बाईं साइड जानते हो ना आप, लेफ्ट राइट तो जानते ही हो, तो लेफ्ट साइड लिखना है। फिर क्या लिखोगे? अगर फादर को लिख रहे हो तो माय डियर फादर, दोस्त को लिख रहे हो तो माय डियर नरेश, भाई जो भी है कोई, और अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, ये संबोधन का है। बॉडी में क्या लिखें? बॉडी का जो मुख्य भाव है वो दिया हुआ होता है, और उसमें टेंस, वोकेबुलरी और जो पंक्चुअल्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है। और लास्ट में क्या लिखा जाता है? यूअर सिंसियरली, फ्रेंड है तो सिंसियरली, यू आर फेथफुल्ली, अधिकारी व्यापारी को लिख रहे हो तो। अब देखो ईमेल को कैसे लिखते हैं। ईमेल लिखनी बहुत सरल है। कैसे लिखेंगे ईमेल? ईमेल लिखना जब हम शुरू करेंगे तो ये जो लाइन है, ये जो 4 लाइन है, अपनी कॉपी में 4 लाइन खींच ले। खींच ही लोगे, ये तो मुश्किल नहीं है ना। जैसे ऊपर ही ऊपर क्या लिख दिया आपने? लेटर लिख रहे हैं किसके लिए? एडिटर को लिख रहे हैं। टू में लेटर एडिटर @timesindia.com, इसमें CC लगा दे, इसमें BCC लगा दे, और इसमें सब्जेक्ट लिख दे। सब्जेक्ट किस पे है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ये कहीं से नहीं लेना। देखो, लेटर टू एडिटर ये दिया हुआ है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग ये भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ये दिया हुआ है, तो कहीं से कुछ नहीं लेना। ये चीजें तो आप कर ही सकते हो ना। ये फॉर्मेट सीख ले, नहीं भी सीखा तो सीख लें प्यारे विद्यार्थियों, अभी सीख लें आप। फिर आपको सर या मैडम जो भी हैं उनको संबोधित कर दे, और ये अपना बॉडी पार्ट है ईमेल का। और ये आप आराम से लिख दें, लास्ट में थैंक यू लिख दें, यू आर ट्रूली लिख दें, नाम लिख दें।
ये सब चीजें आपको किस साइड करनी है, बाईं साइड। तो इस प्रकार से ईमेल को आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे सब्जेक्ट कोई भी हो, इस पर्सन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो ईमेल और लेटर वाला पर्सन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, बहुत सी चीजें उसी में है। यू आर पाइल ऑफ कौन सी क्लास, 10th क्लास। राइट ए ईमेल टू योर फादर, सेंड रुपए कितने, 700 रुपए भेजने के लिए, बोर्ड एग्जाम फीस के लिए। द ईमेल एड्रेस इज, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अब टू में क्या लिखना है आपको, ये 4 कॉलम बना लिए ना आपने, ये तो बना ही लोगे आप। ये नहीं भी बनाया, नहीं भी सीखा तो अब सीख लें, इसी के मार्क्स आपको मिलने वाले। ईमेल में आप सबसे पहले टू लिख दें, लिख दिया, ये एड्रेस आपको दिया ही हुआ है बिल्कुल। दूसरे को सीसी लिख के खाली छोड़ दें, तीसरे को बीसीसी लिख के खाली छोड़ दें, तीसरे में सब्जेक्ट लिख दें टू सेंड 700 रुपए फॉर बोर्ड एग्जाम। ये दिया हुआ है, कहीं से नहीं लेना, ये यहाँ से ही लिखना है, लिख दिया। माय डियर फादर, फादर को क्या लिखते हैं, संबोधन किस रूप में करते हैं फादर को, माय डियर फादर के रूप में कर दिया बिल्कुल। फिर ये सब्जेक्ट बता दें कि आपको 700 रुपए किस में चाहिए। तो इतना आप कॉमन सेंस अपना नॉलेज है वो यूज कर लें। यूर लवली डॉटर पायल, लास्ट में ये संबोधन करना आपको, तो कर लोगे नहीं ईमेल, बहुत सारा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न आपके सामने होगा एग्जाम में, वो होगा स्टोरी का। कहानी लिखनी है आपको, आउटलाइन बेस्ट स्टोरी आपको मिलेगी, आउटलाइन होंगी उसमें। 4 नंबर का होगा प्रश्न, कितने मार्क्स का होगा, 4 का होगा। इसमें कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है वो देख लें कि किन चीजों का स्ट्रक्चर है वो तैयार हमें करना है। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, बिल्कुल आपको ध्यान है, तो आप स्टोरी को अच्छे से तैयार कर लें। फार्मर और उसके 4 सन, यानी 4 बेटे। यहां से आपको समझ में आएगी कि कहानी कौन सी पूछी गई है, स्टोरी पूछी कौन सी गई। ए फार्मर, 4 सन, ये दिए हुए होंगे आपको, ये चीजें दी हुई होंगी, सिर्फ आपको टेंस में वाज वर लगाना है। कहानी स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होती है, क्या लगता है, वाज या वर, तो यही लगाना है आपको। अच्छे से तैयार कर लें, 2-4 बार आप सीख लेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। तो पहले कहानी किस पे पूछी गई है उसका नाम लिख दे, स्टोरी पूछी किस पे गई है। वंस देयर अपॉन ए टाइम वाज एन ओल्ड फार्मर, ही हैड 4 सन, उसके कितने बेटे थे, 4। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करते थे। दे वर वेरी लेजी, वो आलसी थे। वन डे द फार्मर फील इन इल, मतलब वो बीमार हो गया, इल का मतलब बीमार। ही कॉल्ड हिज सन टूगेदर, उसने अपने बेटों को एक साथ बुलाया। ही टोल्ड हिज सन दैट ए ट्रेजर वाज हिडन इन द फील्ड, खेत में खजाना गड़ा हुआ बताया। तो इस प्रकार से वो अपने बेटों को काम पे लगा देता है, खजाना ढूंढने में बेटे लग जाते हैं और लास्ट में वो मेहनत करना सीख जाते हैं। कहानी क्या है, वर्क इज वर्शिप, मोरल लिखना जरूरी है। एन होनेस्ट फार्मर, वेरी मोस्ट है ये भी। ए फोक्स एंड करेव, ये भी कहानी मोस्ट है, अच्छे से याद कर लें। होनेस्ट वुड कटर है, 2 ऑप्शन में 2 मिलेंगे आपको। एक कहानी तो आपको अच्छे से आए ही आएगी, 2 कहानी अच्छे से याद कर ले, 2-3 कहानी कहने का मतलब अच्छे से याद कर लेंगे तो आप एक कहानी तो लिख ही देंगे, बहुत अच्छे से लिख देंगे, कॉन्फिडेंस रखें। ए लॉयन एंड माउस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कहानी, कि एक शेर है, चूहा है, और लास्ट में इसका मोरल क्या है, डू गुड और हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ। इसमें है क्या देखो, बहुत सरल है। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन ए जंगल अंडर ए सेडी ट्री, छायादार पेड़ के नीचे क्या था, लोइन यानी शेर सो रहा था। ए माउस लिव्ड इन ए होल नियर बाई, एक नजदीक एक बिल में चूहा रहता था। द माउस कैम आउट ऑफ इट्स होल,
बिल से बाहर आता है एंड बिगन टू मूव अप टू डाउन ऑन द बॉडी ऑफ लोइन, यानी शेर की शरीर पर वो उछल कूद करना शुरू कर देता है। द लोइन वोक अप, शेर खड़ा होता है फ्रॉम हिज स्लीप, नींद से। ही ग्रो एंग्री एंड कैट द माउस, वो गुस्सा हो जाता है और जो चूहा है उसको अपने उसमें दबा लेता है पंजू में कि उसको मारने के लिए। द माउस प्रेड, चूहा है वो क्या करता है, प्रार्थना करता है फॉर हिज लाइफ एंड, कि मुझे छोड़ दो, प्लीज स्पेयर माई लाइफ, मुझे मेरी लाइफ बख्श दो। आई विल पे बैक यूर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दयालुता का बदला है वो चुका दूं। द लोइन सेट, लोइन क्या कर देता है, माउस को फ्री कर देता है, छोड़ देता है। फ्री करना मतलब छोड़ देना। वंस द लोइन वाज कट इन नेट, एक दिन लोइन है, शेर है, वो भी जाल में फंस जाता है। विगन रोई रोड जोर जोर से दहाड़ता है। द लिटिल माउस, अब वो चूहा नजदीक आता है और उसको काट देता है, किसको, जाल को, नेट को, और शेर है वो फ्री हो जाता है। तो डू गुड हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ, इस प्रकार से कहानी तैयार की जाती है। फिर विद्यार्थियों, ये जो कहानी है देखो, ए उल्फ और लंब वाली, बहुत छोटी भी है। माइट टू राइट, इसका मोरल है कि जिसके पास ताकत है वही क्या है, सही है। छोटी भी है, मोस्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो चैप्टर हो, आपका जो प्रश्न होगा 5वां पेपर में, 5वां प्रश्न ये होगा प्यारे विद्यार्थियों, 100 शब्दों में लिखना है, 4 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ दिखाया जाएगा, सीन दिखाया जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, लाइट बत्तियां हैं जो कि हर चौराहे पे लगी होती है, इनको देखना है और आपको डिटेल में लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। इस पे ट्रैफिक सिग्नल है ना ये, जो कि बता रहा है आपको चलना है कि रुकना है कि, तो इसके बारे में है। नेक्स्ट है प्लांट और ट्री एंड सेव लाइफ, पेड़ लगा रहे हैं और लाइफ बचा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चित्र देखते हुए, सीन देखकर आपको आंसर देना है। ये लेबर चाइल्ड है, स्टॉप लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है ना, बचपन में जो श्रम होता है उसको रोकने के लिए चित्र को देखो और आसानी से करो। सफाई पे है, सफाई का कितना महत्व है, तो जहाँ सफाई होगी वहाँ बीमारी नहीं होगी, हेल्थ होगी, क्लीनेस होगी, स्वच्छता होगी। नॉइज पोल्यूशन, ये देखो इसमें इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से लाउड स्पीकर बज रहा है, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये नॉइज पोल्यूशन पे लिखा गया, लिखा जाना ही, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ देखो, जोर से लाउड स्पीकर बज रहा है, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं। तो इस पिक्चर को देखते हुए आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है, कर लोगे आराम से। माई फेवरेट हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, गार्डनिंग करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। एक विजिट टू फेयर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने एक मेले का विजिट किया, आप एक मेले में गए, उसके बारे में लिखना है। लिख दोगे ना, बहुत सरल है। कैसे लिखोगे देखो, इसमें लिखना कैसे देखो, लास्ट संडे आई वेंट टू सी द फेयर बाबा रामदेव, रामदेव जी का मेला देखने लास्ट संडे गए। देयर वर मैनी शॉप, वहाँ आपको बताना है क्या क्या देखा आपने। बहुत सी दुकानें थी, स्टॉल लगे हुए थे और वो सब बेच रहे थे, मिठाई, क्लोथ, टॉयज, खिलौने, बलून्स। मेले में क्या होता है वो तो चीजें बतानी है आपको। वहाँ मैनी हंड्रेड ऑफ मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, मेले में तो सब होते हैं, आदमी, औरतें, बच्चे। देवर कलरफुल ड्रेस, और वो सब रंग बिरंगी ड्रेस पहनते हैं, मेले में जाते हैं तो सब तैयार होके जाते हैं। आई वेंट इन टू द टेम्पल, और रामदेव जी का मंदिर है तो वहाँ मंदिर में भी जाएंगे, मेला है तो मंदिर में गए। ऑफर्ड स्वीट्स एंड कोकोनट्स, देयर वर देयर वर सम, मेरी जो ग्राउंड है, मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, जो इंजॉय कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो ये पूरा आपको, आप बहुत खुश हुई, लास्ट में लिख दें कि आई वाज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ था।
तो इस प्रकार से आपको 1-2 अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपका छठा जो प्रश्न होगा पेपर में वो होगा टेंस का, और 4 नंबर टेंस के होंगे। टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भागों में, 3 मुख्य टेंस होते हैं और ये 4-4 भागों में बटे होते हैं। जैसे प्रेजेंट हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इनको थोड़ा सा क्या कर लें आप, जहाँ ऑफन है, ऑलवेज है, डेली है, सेल्डम है, यूजुअली है, तो ये जो चीजें हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। तो इसकी तो प्यारे विद्यार्थियों आपको तैयारी करनी होगी। फिर हर टेंस की देखो एक्सरसाइज दी हुई है, आपको वर्ब दे दी और सेंटेंस दे दिया, ऐसा ही पेपर में आएगा। फिर आप किस प्रकार से उसको भरोगे। प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब का कहाँ आप प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे या सेकंड करोगे। तो इस प्रकार से आपके आंसर भी दे दिए ताकि आप एक्सरसाइज करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सको। हर टेंस के बाद एक्सरसाइज दी है कि पेपर में इस प्रकार से आपको उन एक्सरसाइज को सही से करना है। 8 का प्रश्न आपके सामने क्लूजेज वाला होगा और क्लूजेज में इस प्रकार से हम मुख्य जो उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लूजेज जिसको बोलते हैं उसमें, और कोऑर्डिनेट क्लूजेज में, सबऑर्डिनेट क्लूजेज में किस प्रकार से हम नाउन क्लूजेज, इनको एक बार अभ्यास कर लें आप। एक प्रश्न आएगा इसका, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। जैसे ये यूज करना है आपको, तो ये अभ्यास कर लिया तो आपको आ जाएगा। हु का प्रयोग कहाँ करें। देखो, दिस इज द गर्ल हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हुम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इनमें से एक आना ही आना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको अच्छे से याद करना है। इतने ही कर ले बस, और विद आंसर है, उत्तर दिया हुआ है। देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्या पूछा गया और 24 में क्या पूछा गया। 23 में विच और वेहन का प्रयोग पूछा गया, 24 में वेहर और हु का प्रयोग पूछा गया, और विद आंसर है, उत्तर दे दिया आपको हल करके। तो है ना आसान, बहुत आसान है। अंग्रेजी में मार्क्स लेने बहुत आसान है। 9 का क्वेश्चन आएगा, वॉइस आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होती है ना, उसमें इसमें आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। यही करना है, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे आप, और टेंस का ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा अभ्यास कर लें आप। देखो, इस प्रकार से सब्जेक्ट आपका ही है तो ऑब्जेक्ट हिम बना देंगे, सी है तो हर बना देंगे, आई है तो मी बना देंगे, वी है तो अस, यू है तो यू, और इट है तो इट। यू और इट चेंज नहीं होते, दे देम में हो जाएगा। आगे बात ध्यान में, ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के तुरंत बाद ही आता है। ये ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है। टेंस का भी ध्यान रखें, पर एक्टिव में टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ई एस और ई एस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ई जैमार आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म का ध्यान रख लें, टेंस अपने आप ही ई जैमार हो जाएगा। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है, हेड भी है, तो हेड बीन हो जाएगा, बीन भी लगा देंगे, और वर्ड की थर्ड फॉर्म तो लगानी है। विल सेल हैव है, तो इसमें ये लगे जाएंगे, बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगे। है ना आसान, बहुत सरल सरल पूछेंगे आपसे, ज्यादा हार्ड पूछेंगे नहीं। आप तो इनका अभ्यास कर लें, और अभ्यास कर लेंगे तो आप आसानी से करके आ भी जाएंगे, और अच्छे मार्क्स आपके आ भी जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा आपको गहराई में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं सीखना, बहुत सरल ही पूछेंगे आपसे, ज्यादा मुश्किल आपसे पूछेंगे नहीं। 10 का क्वेश्चन आपके सामने होगा प्यारे विद्यार्थी, वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच वाला। ये कर लोगे ना आप आराम से। 1 मार्क्स का होगा, एक ही आएगा, ज्यादा आएगा नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक दो उदाहरण सीख लें कि रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है,
उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है उदाहरण, राम सेड टू मोहन, तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से इनको चेंज कर देते हैं, किस प्रकार से करेंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाला भाग होता है, ये स्पीच होता है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो इसको इनवर्टेड कोमा के जो बाहर का भाग होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्ट ये जो कोमा के अंदर दिया हुआ है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर के भाग को। तो इसी को चेंज करना होता है, तो किसके अनुसार करते हैं। देखो ये कुछ उदाहरण है, या आप अच्छे से सीख लें, इसके अनुसार चेंज करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है सेड, से टू दिया हुआ है तो आपको टेल करना है, से टू दिया हुआ है तो आपको टेल। एस लगा हुआ है यहाँ तो टेल, इसमें भी एस लगा दे। इसमें एस नहीं लगाया हुआ तो इसमें एस नहीं लगाना, टू हटा दिया ना टू। विल से टू है तो विल टेल, यहाँ भी हटा दिया टू को। सेल से टू है तो यहाँ भी टू को हटा दिया। सेड टू है तो टोल्ड कर दे, यहाँ भी टू हटा दिया और सेड को किस में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। तो बस इस प्रकार से आपको कुछ उदाहरण सीखने, ये उदाहरण सीख लें आप, ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब वर्ब चेंज करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। देखो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, एस और ई एस लगा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सेकंड फॉर्म पहले से ही है तो हेड लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डू नोट और डज नोट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डिड नोट हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड नोट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेड नोट लग जाएगा। इज एम वार आज, इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी लगा हुआ है यानी कंटिन्यूस टेंस है, तो ये वाज वर लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, आई एन जी लगेगा ही। वाज वर और आई एन जी लगा हुआ है यानी पास्ट टेंस है और कंटिन्यूस है, तो हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगेगा। हैज हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड में बदल जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कैन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कुड में बदल जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मे है तो माइट में बदल जाएगा और वर्ब की फॉर्म है वो नहीं चेंज होगी यानी फर्स्ट ही रहेगी। सेल है तो वो शुड में बदल जाएगा और वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होगी। विल है तो वुड में बदल जाएगा और वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होगी। ये कुछ रूल हैं, इनको अच्छे से याद कर लिया, पूरा का पूरा सही प्रश्न आप करके आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से करके आएंगे आप। देखो उदाहरण भी देख लें, राम सेड, किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया गया है। यानी कुछ अपवाद होते हैं, ये रूल तो हमने सीख लिए, कुछ अपवाद होते हैं, अब इन अपवादों को किस प्रकार से हल करते हैं ये भी आपके लिए उदाहरण सहित दिया हुआ है, तो आप कर लेंगे ना आसानी से। बहुत बहुत ही आसान है, 2-4 एक्सरसाइज आप हल कर लें परीक्षा से पहले तो इनको आप कर सकते हैं आराम से। अब देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा देन, दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हेयर है तो देर हो जाएगा, दस है तो सो हो जाएगा, कम है तो गो कम हो जाएगा, टू डे है तो दैट डे में हो जाएगा, और टू नाइट है तो दैट नाइट में, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, डे बिफोर भी कर सकते हैं, टुमारो है तो नेक्स्ट डे में हो जाएगा, और नेक्स्ट डे है तो फॉलोइंग डे हो जाएगा। तो इस प्रकार से लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक हो जाएगा, मंथ है तो प्रीवियस मंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको चेंज करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का आ गया है डी सेक्शन, लास्ट का सेक्शन, और लास्ट के सेक्शन में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, और टेक्स्ट बुक में 11 जो अपनी बुक है ना 11 का प्रश्न वो होगा फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से, और पैसेज देंगे, और पैसेज में से 6 नंबर के 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 6 प्रश्न दे देंगे। जैसे ये पैसेज पढ़ा हुआ है अपनी बुक का है और ये आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अगर चैप्टर की समरी आपको ध्यान है ना तो आप आराम से इनके आंसर दे सकते हो। तो ये एक्सरसाइज कर लें, 2-4
अपने जिन चैप्टरों से पूछने की पूरी इंपॉर्टेंट पैसेज है ना, जिनसे आने की पूरी संभावना है, वो दिए हुए हैं आपको, और इनके आंसर इस प्रकार से आपको देने। ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे और उनके आप आंसर दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। मतलब ये तो आपको समरी आएगी ना, तो आराम से दे सकते हैं। चैप्टर की समरी अगर आपको आ रही है। नेक्स्ट पर्सन 12 का होगा पेपर में, वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको खुद से देने हैं। तो पहला जो चैप्टर है उससे ए लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर, और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 प्रश्न इस प्रकार के आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप। जैसे ए लेटर टू भगवान, भगवान को एक लेटर है ना, उस चैप्टर से ये प्रश्न मोस्ट है, इसलिए आपको दिया गया है। लांचो वाला आपने पढ़ा होगा, तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। नहीं भी पढ़ा तो भी प्यारे विद्यार्थियों, अभी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हैं वो आपको यहाँ दे दिए हैं। अब आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं आपके आंसर हैं, और इन आंसरों को आप अच्छे से याद कर लें। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं ना, वो सब आपको यहाँ दे दिए। पीडीएफ खोलो और अपनी तैयारी करो। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट प्रश्न है वो दे दिए। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये भी दे दिया आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कहीं आपको अलग से किसी बुक में नहीं घूमना। अब आपको मदन राइट्स द बस और द सेरेमन ऑफ बनारस सभी से दे दिया। क्वेश्चन 13 का होगा वो प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक उत्तर लिखते ही आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर से ये प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दे दिए, इन्हीं को यही सीख ले बस। जैसे लांचो की चारित्रिक विशेषता है, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ लांचो लेटर टू गॉड, इस चैप्टर से प्रश्न पूछा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लें प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा ही पूछा जाता है। लांचो की जो करेक्टर की विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं, और ये प्रश्न की खूबी क्या है, ये अथवा में मिलेगा। तो एक प्रश्न तो आप करी, एक तो आपको याद आ ही जाएगा, 2-4 याद करोगे आप तो एक तो याद आ ही जाएगा। 14 का प्रश्न होगा, वो किससे होगा? फर्स्ट फ्लाइट बुक से, और ये भी 3 नंबर का होगा, और ये भी चारित्रिक विशेषता ही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दे दिए हैं। 15 का प्रश्न किस पे होगा? ये होगा प्यूट्री का। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें प्यूट्री है, तो इतनी ज्यादा तो प्यूट्री है ही नहीं आपके, तो आपकी इन प्यूट्री की आप समरी याद कर लें। समरी याद करेंगे तो आपको ये प्रश्न आराम से याद आ जाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो, इससे ये बनाई गई आपकी प्यूट्री, और इससे इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। देखो ये प्रश्न दे दिए जैसे, और आंसर यहाँ तो दे दिए आपको, तो यही अभ्यास कर ले, आपको कहीं और घूमने की जरूरत ही नहीं है। विद आंसर है ए टाइगर इन द जू, इससे दे दिया है, और प्रश्न के आंसर 7 दे दिए। तो आपकी जितनी भी प्यूट्री हैं उन सब का जो भी इम्पोर्टेंट वो प्रश्न जो आमतौर पर पूछा ही पूछा जाता है, उनको यहाँ सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको कहीं और नहीं घूमना, आप आराम से इनके अभ्यास कर सकते हो। द ट्री वाली 16 का प्रश्न किससे होगा? आपका फर्स्ट फ्लाइट से ही होगा, और ये प्यूट्री से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। 2 मार्क्स का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्न होंगे, तो 4 नंबर यहाँ से ले लेंगे हम। जैसे डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बन रहे थे वो आपको दे दिए, और आप याद कर लो ताकि 2 नंबर है वो आसानी से ला सको। तो है ना आसान? कितनी मेहनत की है इस टीम ने आपके लिए, विशेषज्ञों की टीम है, और अपने विषय को आपके लिए कैसे समेट के एक ही जगह दे दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, जो इससे एक प्रश्न पूछे 3 नंबर का, सिर्फ प्रश्न एक आएगा, मार्क्स कितना? 3 का, और 3 नंबर लेने बहुत आसान है। साफ सुथरी राइटिंग में आंसर लिख दें, क्लीन राइटिंग में, और
आप अच्छे मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। और इन चैप्टरों के अलावा नहीं पढ़ना आपको। ये जो भोली है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है। भोली की चारित्रिक विशेषताएं आप आराम से सीख लें। इससे बनने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सीख लें। और सरल भी है। 19 का प्रश्न होगा वो किस पे होगा आपका, देखो 80 वर्ड में लिखना है, 3 नंबर लेने। या आंसर देना भी कितना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बहुत सरल है। क्वेश्चन के आंसर साथ दिए हुए हैं आपको, कहीं और भटकना ही नहीं है। बीस का क्वेश्चन आएगा और ये लास्ट का क्वेश्चन होगा आपके पेपर का। और इसमें किस प्रकार से देखो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का होगा। और ये लेने बहुत आसान है। जैसे पहला चैप्टर है, इसको इसका उत्तर दे दिया है। सर्जरी वाले पार्ट से है। हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, क्या था, आंसर दिए हैं आपको। तो इनका अभ्यास कर लें। हर चैप्टर से बनने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आम तौर पर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो हर चैप्टर से आपको दे दिए। इनसे बाहर आपको कुछ याद नहीं करना। ये प्रश्न इन प्रश्नों के और इन प्रश्नों के उत्तर देने, ये 5 नंबर लेने बहुत आसान है। जैसे भोली वाले चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको दे दिए। ये प्रश्न जब आपको चैप्टर की समरी याद होगी ना तो आप आराम से कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, समरी बेस क्वेश्चन ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो समरी पढ़ते ही आपको आंसर याद आ जाएंगे। और उन आंसरों को सिर्फ आपको उत्तर लिखना है, किसी को इंग्लिश में बोल के नहीं बताना है ना। मार्क्स लाने आसान। नेक्स्ट अपना कंटेंट होगा वो होगा मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर को हल कर लेंगे तो आपकी तैयारी कितनी है वो आप आराम से बता सकते हो। अब हम उसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और मॉडल पेपर हल करेंगे। बच्चों को यही डर सता रहा होता है कि हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी प्यारे विद्यार्थियों आप पास हो जाओगे। कैसे? आपके पास दो तो आएंगे पैसेज, दो पैसेज आएंगे। रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को कैसे हल करते हैं इसी स्ट्रेटजी पे हम बात कर रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं आ रहा, मान लो आपको पोल्यूशन, कुछ तो जोड़ के कर ही सकते हो ना। पोल्यूशन रेफरेंस टू द इंट्रोडक्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द एनवायरमेंट लीडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट इकोसिस्टम ह्यूमन हेल्थ। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे इसको पैसेज को पढ़ डालना है। इस प्रकार से छोटे छोटे आपको पॉइंट लगाते हुए अब हम चलते हैं कि इनके जैसे ही हमने पैराग्राफ को पढ़ा, इसको पैसेज को पढ़ा, तो हम चलेंगे प्रश्नों की ओर। व्हाट इज द मेन क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का जो मुख्य कारण है वो क्या है। हम ऊपर पढ़ के आए कि मुख्य कारण है वो इंडस्ट्रियल इमिशन और व्हीकल एक्सहॉस्ट है, यानी जो वाहन है ना उनसे निकलने वाली धुआं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। ये भी हम पढ़ के आए कि प्लास्टिक एंड केमिकल्स है। व्हाट इज द इम्पैक्ट लैंड पोल्यूशन ऑन द इन्वायरमेंट, ये हमने पढ़ा। और इसमें हमने पढ़ा कि जो ये वाला पढ़ा हमने।
व्हाट इज वन ऑफ द की पोल्यूशन रिलीज्ड व्हीकल टू कंट्रीब्यूट पोल्यूशन। तो कार्बन डाई ऑक्साइड होता है, उसको व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट ऑफ पोल्यूशन टू लाइफ। तो इसको हमने पढ़ा कि जो टॉक्सिक केमिकल इन वाटर। ये तो आप जैसे ही पढ़ोगे ना तो अपने पैराग्राफ में आप मिलाते चलोगे। तो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। फिर फाइंड द पैसेज द मीन्स ऑफ डेंजरियस। ये जो शब्द है ये हमने हार्मफुल पढ़ा है। हार्मफुल कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा हार्मफुल शुरू में ही पढ़ा है। देखो हार्मफुल हानिकारक। इसी शब्द का सिलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट है फाइंड द फ्रॉम द पैसेज मीन्स अपोजिट इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का अपोजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, और ये हमारे पैसेज में है। अब है कहाँ? देखो ये रहा। तो इस प्रकार हम मार्क कर लेंगे और अपने आंसर देते चले जाएंगे। पैसेज को हल कर लिया। पैसेज को हल करने के बाद दूसरा पैसेज हल कर लेंगे। 8 मार्क्स में से कम 7 मार्क्स तो एग्जामिनर देगा ना? बिल्कुल देगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आंसर देना है। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी अंबेडकर जी से संबंधित है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो बोर्न मतलब जन्म होता है। बाकी भी हम माने कि नहीं आता हमें, फिर भी तो जन्म का तो पता ही है, तारीख दे रखी है। और इसी प्रकार से हम शब्दों को पकड़ लेंगे। जैसे जैसे हमने देखा ना, वेहन वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोर्न। तो हम अभी पढ़ के आए लाइन को, अप्रैल 14 1891 में। फिर इसको हम देख लेंगे, इन शब्दों को पकड़ेंगे। ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। फिर हम इसमें से दूसरे पर्सन में पढ़ेंगे। जैसे ये जो पॉइंट होगा ये हम पकड़ लेंगे, और वही अपनी लाइन होगी, वो अपनी लाइन आंसर की होगी। जैसे अपना पहला आंसर हुआ, ये हो गया, इसी लाइन में छुप गए ना। अब उत्तर कहाँ सेलेक्ट हुआ अपना? ये छोटा सा ही है, ये उत्तर हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से हमें अपने छोटे से उत्तर को सिलेक्ट कर लेना है, और इस प्रकार से हमने उत्तर सिलेक्ट कर लिए। देखो इसमें फिर अपने सामने होगा राइट द सिमिलर वर्ड, समानार्थक शब्द। बिल्डर का समानार्थक शब्द आर्चिस्ट होता है। और ये देखो ये आर्चिस्ट जो शब्द है, हमने इस प्रकार से जब इसको पढ़ा ना पैराग्राफ को, तो अपने सामने था ये आर्चिस्ट शब्द। बिल्डर भी बनाने वाला होता है और आर्टिस्ट भी बनाने वाला होता है, संविधान निर्माता जिसको कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर दूसरा है राइट द अपोजिट वर्ड फ्लोइंग द पैसेज अनरिमार्केबल। तो अनरिमार्केबल का उल्टा होता है रिमार्केबल, और रिमार्केबल भी इसी में पैराग्राफ में ही है। तो जब इसको ध्यानपूर्वक हम देखेंगे ना तो आराम से अपना वो रिमार्केबल ढूंढ सकते हैं। देखो ये रहा अपना शब्द रिमार्केबल। मिल गया ना? तो पैराग्राफ में से ही आंसर लेने, कहीं और आपको आंसर ढूंढने के लिए नहीं जाना। और इस प्रकार से हम 8 मार्क्स हैं ये आसानी से ले सकते हैं, एक एक करके नंबर ले सकते हैं। है ना आसान? 16 नंबर तो आ गए हैं। फिर है आपके बी सेक्शन शुरू हो रहा है। बी सेक्शन में क्या है? देखो ये भी आसानी है, कुछ तो आपको आया ही ही। और इसकी स्ट्रेटजी क्या है? देखो सपोज यू आर ए दीपशिखा। आप लड़की हैं तो दीपशिखा हैं, लड़के हैं तो दीपांशु हैं। लिविंग इन सीकर योर फ्रेंड वाज वोन गोल्ड मेडल। आपका जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया गेम के तहत।
राइट ए लेटर टू कंग्रेचुलेशन टू हिम ऑन दिस ओकेशन। इस खुशी के मौके पे आपको उसको बधाई देनी है। ये नहीं आ रहा तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। सपोज यू आर ए करण या खुशी स्टूडिंग इन क्लास 10th महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सांगानेर जयपुर। योर बोर्ड एग्जाम इज नियर बट यू डू नॉट हैव ए साइंस टीचर। आपके साइंस टीचर नहीं है। राइट एंड ईमेल टू प्रिंसिपल यू टू स्कूल एट प्रिंसिपल। ये ईमेल स्कूल की अरेंज क्लासेज और टीचर ताकि आपको साइंस पढ़ा सके। इसमें से कोई भी एक लिख दे। फिर आपके क्या है, स्टोरी है। अभी हम लिखेंगे इसको, देखो बहुत आसान लिखेंगे। फिर एक आपके मेंशन एक स्टोरी है, टाइटल है स्टोरी का, ये आउटलाइन दी हुई है। और आउटलाइन देने का फायदा ये है कि आपको ध्यान है कि वंस अपॉन ए टाइम कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, जिसमें वाज वर सहायक क्रिया लगती है। क्या लगती है? वाज और वर। ये सहायक क्रिया यहाँ बढ़ते हुए कुछ तो आप लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 नंबर में से 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन खाली कॉपी छोड़ के आएंगे तो चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ोगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, वंस वाजे लोइन। एक बार क्या था, एक शेर था, स्लीपिंग, सो रहा था। तो याद आ रहा नहीं, ये कौन सी कहानी हो सकती है? शेर और चूहे की, लोइन एंड द माउस की। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। लेटर लिखने में 3-4 चीजें हैं, उन्हीं का ध्यान रखना पड़ता है। और लेटर उन 3-4 चीजों का ध्यान रख लिया तो एक भी मार्क्स हमारा नहीं कटेगा। कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है? देखो पहले तो एड्रेस आपका दिया हुआ है कि आप कहाँ से हो, दिया था ना, सिक्कर से हो। जिस डेट को आपके एग्जाम है उसी डेट का लिख दे। फिर आपका फ्रेंड है कि मम्मी है, पापा है, दोस्त है कि कोई टीचर है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका संबोधन करें। जैसे फ्रेंड को लिखना था हमें तो डियर फ्रेंड लिख दे। तो अब सब्जेक्ट क्या है वो लिखें। हम बधाई दे रहे हैं आर्टिस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल इन द खेलो इंडिया गेम। किसको? फ्रेंड को दे रहे हैं। फ्रेंड लिख दिया ना, डियर फ्रेंड संबोधित कर दिया। ये हमारे दाईं तरफ करना है, सॉरी बाईं तरफ। नोटबुक में कहाँ करना है? बाईं तरफ। ये लेफ्ट है और ये राइट है। आगे समझ। लेफ्ट साइड लिखना है और राइट साइड नहीं लिखना। यहाँ नहीं लिखना आपको, यहाँ लिखना है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करें। एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, फ्रेंड को संबोधित कर दिया। 3 चीजें हो गई। अब देखो ये हो गया अपना बॉडी होती है। ये कोई कहने का मतलब मेन जो कंटेंट है वो है ये। हम उसमें बधाई दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यूर हार्ड वर्क और डेडिकेशन हैव ट्रूली पेड ऑफ। तो ये दोस्त को क्या दिया जा रहा है? बधाई दी जा रही है। विशिंग यू ए मैनी मोर सक्सेसफुल एड। आप और ज्यादा सक्सेस हो इसकी शुभकामना भी है। विद लव, प्रेम के साथ, दीपांशु। लास्ट में अपना नाम लिख दे। है ना आसान? किन चीजों का ध्यान रखा बताओ अपन ने? मान लो कि आपको बीच का कुछ नहीं आता, मान लो आपको कुछ नहीं आता, बीच वाला, ये वाला नहीं आता पार्ट, ये नहीं आता, लेकिन ये ऊपर वाला तो सीखना पड़ेगा ना। ये तो एड्रेस दिया हुआ है, तारीख आप जिस दिन लिख रहे हो वो लिखनी है, डियर फ्रेंड लिखना ही है, और नीचे विद लव और दीपांशु। ये चीजें फॉर्मेट बेस होती। इनमें 4 नंबर का है तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 4 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें 1-2 लाइन आप थोड़ी बहुत तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल लिख दोगे आप, समझदार बच्चे हो। ईमेल इस प्रकार से लिखते हैं। स्टोरी, स्टोरी में भी अथवा है। एक स्टोरी तो आपको आई ही आएगी।
पहली जो स्टोरी है वो तो ये है कि एक ओल्ड फार्मर है, वो अपने बेटों को जो यूनिटी है उसकी ताकत बताई जा रही है कि यूनिटी में कितनी ताकत है, ये बता रहा है। नेक्स्ट अपनी लोइन और माउस वाली है जो स्टोरी, लोइन एंड द माउस। तो कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और इसके कुछ पॉइंट याद कर लें, और कुछ आपको आउटलाइन दी हुई होती है, पेपर में ही दी हुई होती है। वंस ए लोइन वाज स्लीपिंग, शेर सो रहा था, ये माउस कैम एंड जंप्ड ऑन हिज बॉडी, बना लिए पॉइंट। द लोइन वोक अप, कैच द माउस, शेर उठा और माउस को पकड़ लिया। वांटेड टू किल हिम, उसको मारना चाह रहा। द माउस प्रोमिट टू हेल्प, हेल्प करने का प्रमोट प्रोमो प्रोमिज किया, मतलब उसको वादा किया, कहने का मतलब वादा किया लोइन से कि मैं भी आपकी एक दिन मदद कर दूंगा। तो इस एक प्रकार एक दिन है, शेर है वो भी क्या, नेट यानी जाल, जाल में फंस जाता है। तो माउस है उस नेट को काटता है और उसको, शेर को फ्री करवाता है। तो इस प्रकार से वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और ये मोरल लिख दें लास्ट में, ये कहानी हो गई, है ना आसान। तो इसमें से हमने एक कहानी कर ली जो भी अपने को अच्छी लगे। तो लोइन एंड माउस है, ये बहुत ही सरल है, ये आसानी से हम कर सकते हैं। कर लिया। नेक्स्ट अब 4 नंबर का ही है, हरियालो राजस्थान पे। मिशन हरियालो राजस्थान पे हर स्कूल में चला है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। तो इसके लिए ये कुछ आपको पॉइंट दिए हुए, इन पॉइंट का उपयोग करते हुए, जैसे ग्रीनरी है, स्टेट ऑफ राजस्थान का प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट है, ट्री है, पेड़ लगाए गए इसमें, गवर्नमेंट ने इसमें प्रयास किया, स्कूलों ने भी किया, ग्रीन राजस्थान बनाने का यह अभियान था। या फिर आप इसको कर सकते हैं, एनुअल डे फंक्शन है, ये इसको तस्वीर दिखाई जा रही है, इस पे पैराग्राफ लिखना है, विजुअल एड बोलते हैं इसको, ये आपको दिखाई गई है इसके आधार पे। तो अब हम पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ लिखना कितना आसान है, उसके बाद हम ग्रामर को भरेंगे। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ तैयार करेंगे। देखो पैराग्राफ को लिख दिया, पैराग्राफ शब्द लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी ब्लैक पेन से। अब लिखना शुरू करें। मिशन हरियालो राजस्थान, किस पे लिख रहे हैं, मिशन हरियालो राजस्थान पे। मिशन हरियालो राजस्थान इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंक्रीज ग्रीनरी इन द स्टेट। राजस्थान में ग्रीनरी यानी हरियाली को बढ़ाने के लिए। एज ए राजस्थान वाज मैनी ड्राई एरिया, राजस्थान में बहुत सा बड़ा एरिया है वो सूखा है। प्लांटिंग ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए जरूरी है पेड़ लगाने। स्कूल एंड सिटीजन्स टेक पार्ट इन प्लांटेशन ड्राइव, इसमें लगाने में सिटीजन यानी नागरिकों ने भाग लिया, स्कूलों ने भी भाग लिया। दिस मिशन हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन, ये मिशन पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। मेक राजस्थान ग्रीन एंड हेल्थियर। तो इस प्रकार से पैराग्राफ के पॉइंट को हम अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं और 4 में से 4 नंबर ला सकते हैं, है ना आसान। कहानी लिखने के बाद और पैराग्राफ लिखने के बाद, कहानी और पैराग्राफ में कितने मार्क्स ले लिए हमने, 4 4 8 मार्क्स ले लिए। अब हम चलते हैं ग्रामर को भरने की ओर। अब ग्रामर में भी स्ट्रेटजी लगाई जाती है। देखो अब कैसे लगाएंगे हम ग्रामर के प्रश्नों में। आपको टेंस आ रहे होंगे थोड़े बहुत। तो वी हैड लिव्ड, लिव दे रखा है, हाउस 10 ईयर बिफोर, पहले की बात हो रही है, 10 साल पहले। वी मूव्ड टू ए न्यू सिटी, जब मैं नई सिटी में गया। तो पहले की जब बात हो रही हो तो पास्ट टेंस का यूज होता है, हैड लिव्ड हो जाएगा। कॉल यू टुमारो, टुमारो यानी अगले दिन की बात हो रही है। डिस्कस द प्लान, सिंपल कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, तो विल कॉल हो जाएगा। लास्ट नाइट, पास्ट की बात हो रही है, बीती हुई, लास्ट नाइट। द वॉच ए मूवी, वॉच दे दिया तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म चेंज हो जाएगी, कहने का मतलब वॉच्ड हो जाएगा, फॉर्म वॉच का हो जाएगा वॉच्ड। द सन राइज इन द ईस्ट
एंड सेट इन द वेस्ट। जो सूर्य है, सन मतलब सूरज, कहाँ उदय होता है? पूर्व में, और अस्त होता है पश्चिम में। ये ट्रूथ है, बिल्कुल सार्वभौमिक ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। और जहाँ सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो राइज एस लगा देंगे, राइजेज हो जाएगा। तो इनका ध्यान रखा जाता है, बस इतनी सी बात है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। ये वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए, एक वचन है कि बहुवचन है, बात किसकी हो रही है? नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, ना तो टीचर ना ही विद्यार्थी प्रेजेंट एट द मीटिंग, मीटिंग में ना तो टीचर है और ना ही विद्यार्थी है, तो ज्यादा की बात हो रही है, तो वर आएगा, वाज और वर में से वर आएगा। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट, टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट, इस घटना की बात हो रही है, तो यहाँ इज आएगा। नेक्स्ट है कंबाइन द फ्लोइंग पेयर सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन इन द ब्लैंकेट्स। हु शब्द जोड़ दिया, हु आपको जोड़ना, कनेक्ट करना है, कनेक्टिंग सेंटेंस है। तो द चाइल्ड वाज क्राइंग लाउडली, बच्चा है वो जोर से रो रहा है। द चाइल्ड वाज हैंग्री, वो बच्चा जो भूखा है वो जोर से रो रहा है। अब हम बनाएंगे द चाइल्ड हु वाज हैंग्री वाज क्राइंग लाउडली, जोर से रो रहा है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज बोरिंग, आइदर और का प्रयोग करना है। द बुक इज आइदर इंटरेस्टिंग, या तो बुक है इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। आइदर और का प्रयोग इस सेंटेंस में किया जाता है कि या तो वो इंटरेस्टिंग है या वो बोरिंग है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस, और ये करना है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस का जब मैंने आपको पीडीएफ समझाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर लगवाए, तब मैंने कुछ आपको रूल बताए थे कि इन रूल का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बाई लगाना है, और सेंटेंस के अनुसार सहायक क्रिया यूज करनी है। अब देखो, द कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्ट। ए न्यू प्रोडक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ए न्यू प्रोडक्ट वाज, यानी लॉन्च्ड, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट टेंस है, तो वाज लॉन्च्ड हो गया बाय द कंपनी, बाय लगाना ही है, कंपनी के द्वारा। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी जब मैंने बताई तब आपको कुछ रूल बताए थे। ये प्लीज से हो रहा है, देखो। द प्रिंसिपल सेड द स्टूडेंट प्लीज सबमिट योर फॉर्म बाय फ्राइडे। ये है प्लीज से हो रहा है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही, और जहां रिक्वेस्ट की जा रही हो तो वहां देखो द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, जोड़ दिया, ये हटा दिया, बीच का हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, स्टूडेंट हो गए टू सबमिट दियर फॉर्म बाय फ्राइडे। तो ये रिक्वेस्टेड में सेंटेंस है वो बदल जाता है। नेक्स्ट है खंड द और खंड द के प्रश्न आपके होंगे। बुक का एक पैसेज, आपके पास बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उसका पैसेज होगा 6 मार्क्स का होगा, 6 प्रश्न होंगे इसके आधार पे। और ये भी वैसे ही जैसे अनसीन पैसेज पढ़ा ना, उससे भी सरल है, क्योंकि ये बुक का है, ये बुक से ही लिया गया है, तो बुक की समरी याद है ना अगर चैप्टर की, तो ये और भी आसान हो जाता है, ये और भी शानदार उत्तर आप और सरल तरीके से आंसर दे सकते हो। धैर्य पूर्वक पूरे पैसेज को पढ़ें और फिर आंसर दें। जैसे जब हम पैसेज का आंसर देते हैं तब हमें ये शब्द पकड़ने पड़ते हैं। इन शब्दों को जब हम अपने लाइन में ढूंढेंगे तो आराम से ये चीजें अपने को मिल जाएंगी। पहला जो आंसर है
वो बी ऑप्शन है, दूसरे में ऑप्शन सेने है, यानी इसकी दोस्त हु हेल्प्ड एने, एने वाला चैप्टर है, एने राइट द एसे इन वर्स, यानी किसकी हेल्प ले रही थी वो, अब दोस्त सेने की। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट वार डिड एने चूज द राइट द एसे, किस पे, प्यूम, अबाउट किसके बारे में थी, प्यूम, वो थी ए मदर डक, फादर स्वान और बेबी डकलिंग के बारे में लिख रही थी। ये नहीं आ रहा हो तो ये दूसरा कर सकते हैं, अथवा यानी विकल्प का बड़ा ऑप्शन रहता है, और जहां विकल्प का ऑप्शन हो वहां आंसर देना और भी आसान हो जाता है कि एक तो आ ही रहा है। अब हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू हो गए और 20 से 30 वर्ड में आंसर देने। ये लेटर ऑफ गॉड वाले पार्ट से है, लॉन्चो के बारे में, और ये दूसरा है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया के बारे में, तीसरा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रंक के बारे में, चौथा है नेल्सन मंडेला के बारे में। जैसे वाई आर द टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम संग क्यों गाए गए अफ्रीका में, तो जो एक तो अफ्रीका का खुद का था, एक जो मेहमान आए हुए थे ना, उनका भी मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका भी एंथम गाया गया था। दूसरा है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है, द बुक एरोप्लेन वाले चैप्टर से है, द सरमन ए बनारस से है। नेक्स्ट भी पर्सन इसी से है, द प्रपोजल है, और द प्रपोजल है इसी से है, एक ही चैप्टर से है, देखो कितना शानदार है। फिर आपके सामने इस प्रकार की एक कविता होगी और उसके आधार पे आपको आंसर देने, तो ये भी आप आंसर दे सकते हो आसानी से, इतना आसान मुश्किल नहीं है कहने का मतलब। फिर ये अपने टेक्स्ट बुक से ही है, द ट्री वाले चैप्टर से है, 20-30 शब्दों में शॉर्ट आंसर ही देने हैं, द ट्री। फिर हाउ टू टेल अ विल्ड एनिमल, और डस्ट स्नो अमांडा। फिर बाल पोम से है, बुक दैट सेव्ड द अर्थ और भोली, और फिर अ फुटप्रिंट विदाउट फिट से। तो इस प्रकार से आपके पर्सन हैं, और ये चैप्टर के पर्सन हैं, तो चैप्टर की आप समरी याद करोगे ना। कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता ये है क्या, आगे क्या लिखा हुआ है। तो द नेकलेस वाला चैप्टर है ना, उसका पर्सन है व्हाट वाज द क्यूज ऑफ चेंज इन द लॉजिल, तो उसका पर्सन है, इसका मतलब ये है। अब 5 पर्सन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और ये पर्सन सब के सब, अगर आपको चैप्टर के का थोड़ी बहुत भी समरी याद है तो भी उत्तर दे सकते हैं। अब देखो ये 5 नंबर कैसे लेंगे हम। वाट थिंग डिड यूज एबल टेल अस अटैच्ड फ्रॉम द रूम, मिडनाइट विजिटर वाला है, रूम था वो किसके अटैच था, टॉयलेट, बालकनी, किचन या स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, तो बालकनी से अटैच था। हॉर्स डैनी रोब्स सेफ एवरी ईयर, क्वेश्चन ऑफ ट्रूथ है उससे है, ट्रस्ट से है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है। तो हेल्प ऑफ पुअर, बाय ब्यूटीफुल क्लोथ, लिव लग्जरी लाइफ, या आर बाय रेयर एक्सपेंसिव बुक, तो वो बाय एक्सपेंसिव बुक यानी महंगी जो किताबें हैं ना उसको खरीदना चाह रहा था। द बुक द ट्रेवल मनोर्च वाज गिफ्ट ए रिचार्ड बाय द, ये कौन से पार्ट से था, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से, तो ये मदर के लिए, किसके लिए, मदर के लिए। लॉयजल हैड सेव्ड फ्रॉम 100 फ्रेंड्स बाई, किसके लिए, नेकलस के लिए, नेकलस वाली पार्ट से है, नेकलस के लिए ही इतने रुपए बचाए गए, 400 यानी 400 रुपए। हु वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, भोली वाले पार्ट से है, रामलाल की जो बड़ी बेटी थी वो क्या कौन थी, सुलेखा थी, भोली थी, मंगला थी, तो राधा थी। ये अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है वो हल करके मैंने आप तक पहुंचाया है। डेली एक सब्जेक्ट का पेपर आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।